दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है सभी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम वाकाटक राजवंश और पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें सबसे पहले हम वाकाटक राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। दोस्तों वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। तो याद रखिएगा, वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी और इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार यानी विदर्भ के स्थानीय शासक थे। विंध्य शक्ति के बाद उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम, जिसका शासनकाल 275 से 335 ईस्वी था, वो शासक हुआ और वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के आसपास विंध्य शक्ति ने किया था। विंध्य शक्ति के बाद उसका पुत्र प्रवरसेन 275 से 335 ईस्वी शासक हुआ और वाकाटक वंश का वो अकेला शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। और पुराणों से ये पता चलता है कि प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। प्रवरसेन के बाद वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, प्रधान शाखा और बासी यानी वरस गुल्म शाखा। दोनों शाखाओं ने समानांतर रूप से शासन किया था। प्रधान शाखा के प्रमुख राजा कौन थे? तो ये थे रुद्रसेन प्रथम 335 से 360 ईस्वी, प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल 390 से 410 ईस्वी, प्रवरसेन द्वितीय 410 से 440 ईस्वी, नरेंद्र सेन 440 से 460 ईस्वी और पृथ्वीसेन द्वितीय, इनका शासनकाल 460 से 480 ईस्वी था। दोस्तों गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। वाकाटकों का राज्य गुप्त और शक राज्यों के बीच था और राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चूंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अवयस्क थे, अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला और ये काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल था। तो याद रखिएगा, वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किया था। और दोस्तों विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाने के बाद उसके अल्पवयस्क पुत्रों दिवाकर सेन और दामोदर सेन के कारण प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला और ये काल आप जान लीजिए कि वाकाटक और गुप्त संबंधों का स्वर्णकाल था। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से राजगद्दी पर बैठा था। पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उसका राज्य बासीम शाखा के हरिशेण के हाथों में चला गया था। वाशीम शाखा के वाकाटकों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों वाकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। उसने वत्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और वत्सगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वासीम में स्थित था। याद रखिएगा, वासीम शाखा के प्रमुख राजाओं में सर्वसेन, विंध्य शक्ति द्वितीय 350 से 400 ईस्वी, प्रवरसेन द्वितीय 400 से 415 ईस्वी और हरिसेन 475 से 510 ईस्वी थे। हरिसेन बासीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ये वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक है। दोस्तों वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की और सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा था। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ था।
तो याद रखिएगा, मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना वाकाटक वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय ने किया था और हरविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ सर्वसेन ने लिखा था। दोस्तों, कुछ विद्वानों का मानना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया था और वहां उन्होंने उसके सेतुबंध का संशोधन किया और वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा था। वाकाटक नरेश किस धर्म के अनुयायी थे? तो याद रखिएगा, वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव और विष्णु के उपासक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया था और अजंता का 16वां और 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासनकाल में हुआ था। वाकाटक राजवंश के बाद आइए देखते हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों, गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया और उस पर शासन किया था। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। इनकी राजधानी थानेश्वर, जो कि हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था और प्रथम प्रभावशाली शासक था। प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी। दोस्तों, प्रभाकर वर्धन की पत्नी जो यशोमती थीं, इनसे 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन और एक कन्या राज्यश्री उत्पन्न हुई। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। दोस्तों, मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। दोस्तों, शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष, जो कि बोध गया में था, इसको कटवा दिया था। तो याद रखिएगा, शशांक जो है ये गौड़ वंश का शासक था। ये शैव धर्म का अनुयायी था और इसने बोध गया स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया। एक महत्वपूर्ण युद्ध है हर्ष और पुलिकेशिन द्वितीय के बीच। तो हर्ष और पुलिकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। एक महत्वपूर्ण चीनी यात्री वेनसांग, दोस्तों ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्षवर्धन 641 ईस्वी में उसने अपने दूत चीन भेजे और 643 ईस्वी और 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए थे। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे और हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनंत उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया और वह पूर्ण बौद्ध बन गया। तो याद रखिएगा, हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के उपासक थे। प्रारंभ में हर्षवर्धन भी शिव का परम भक्त था, लेकिन वेनसांग के मिलने के बाद वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित हुआ और वह पूर्ण बौद्ध बन गया था। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात हर्ष के दानशीलता के विषय में प्रसिद्ध है।
हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। इसमें विभिन्न भागों से, देश के विभिन्न भागों से विद्वान और पंडित एकत्र होते थे। ह्वेनसांग स्वयं 6वें समारोह में उपस्थित हुआ था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की थी। बाणभट्ट के गुरु भरचु थे। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये 3 संस्कृत नाटक, इन ग्रंथों की रचना हर्ष द्वारा की गई थी और कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए थे। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही था। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था और प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानी, उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। भुक्त यानी प्रांतों का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा यानी जिले को विषय कहा जाता था, जिसका प्रधान विषयपति होता था और विषय के अंतर्गत कई पाठक यानी आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम प्रशासन या ग्राम जो होता था वो शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाछपटली कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंड पाशिक और दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे, जिन्हें वर्तमान में कोतवाल की संज्ञा दी जाती है। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत और महाबलाधिकृत कहा जाता था। दोस्तों, हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद देखिए। भंडी जो है ये प्रधान सचिव होता था। सिंहनाद प्रधान सेनापति, कुंतल ये अश्व सेना का प्रधान होता था और स्कंदगुप्त ये गज सेना का प्रधान था। तो ये हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्रिपरिषद थी। एक बार फिर से देखिए, हर्ष की मंत्रिपरिषद में प्रधान सचिव को भंडी, प्रधान सेनापति को सिंहनाद, अश्व सेना के प्रधान को कुंतल और गज सेना के प्रधान को स्कंदगुप्त कहा जाता था। दोस्तों देखिए, हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी जल पंप का उल्लेख मिलता है और हर्ष के समय में मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। लुसेंट जी के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण जो है प्रश्न, इसमें हमने वाकाटक राजवंश, उसकी शाखाओं और पुष्यभूति वंश यानी वर्धन राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए और सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के प्राचीन भारत खंड के रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।